ओके क्लास, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट बेस सारे चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक डेफिनेशन समझ नहीं आती आपको तो आप दोबारा रिवाइंड कर लें पीछे से और पीछे से दोबारा सुने। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने का मकसद यही है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो आप उसको दोबारा सुन लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सेल और टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है? आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल्स लाइफ कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अच्छा, फिर ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन की थी बायोलॉजी में। इसको बस आप रीड कर लीजिएगा एज इट इज़, जैसा भी लिखा हुआ है ये। इसको बस अगर आपने रीड करना है तो रीड कर लीजिएगा, वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन आप इसको बस रीड कर लीजिएगा। सही है। अच्छा, फिर आती है मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन समझने के लिए पहले आपको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझाना पड़ेगा। आपको पता है लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो का मतलब स्मॉल, और दूसरा ये माइक्रोस्कोप जो है वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने में हेल्प करता है जो बहुत स्मॉल होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो हमारे पास लैब्स में अपैरेटस होता है जो कि हमें स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को देखने में हेल्प करता है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लें लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा होता है। यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आप देखते हैं ये मिरर है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, ये लाइट जो है वो इस ग्लास में से पास होती है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, लाइट इस ग्लास में से पास होती है और फिर आपको इमेज नज़र आती है। ठीक है, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है, ऐसा भी होता है लाइट माइक्रोस्कोप। अलग अलग फॉर्म्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में, क्यों इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है? क्योंकि लाइट की वजह से इमेज बनती है, इसके अंदर जो लेंसेज होते हैं उसमें लाइट की वजह से इमेज बनती है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इसमें बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट इस्तेमाल होती है इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्लाइड रखी हुई होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और इसके बदले में जो लाइट आपकी फॉर्म कर रही होती है, यानी कि लाइट की वजह से जो कुछ बन रहा होता है, जो आपको आंखों पे नजर आ रहा होता है, वो होती है इसकी इमेज। सही है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप की नीचे आए तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये सेल हैं, ये अनियन का सेल है, ये अनियन का, ये जो प्याज होता है ना, ये उसका सेल है, और ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, ये अमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो अनियन का ये पर्पल कलर का सेल है, ये सब आपको इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप पे नजर आता है। ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज द सेल। और ये जो डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है। ये आपको पूरा अमीबा का सेल नजर आ रहा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर है, मैंने आपको पहले बताया था, और ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है जब आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हो। और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये अगर आपको सेल के अंदर के स्ट्रक्चर देखना है, अभी आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखना है तो आप लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प, ओ सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लोगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको इस लाइट माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा छोटी चीजें दिखाने में हेल्प करता है। यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप से चीजें नजर नहीं आती वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक
एटम का पार्टिकल है। तो इसमें क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज हो रही होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रही होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की रेज इस तरह से इस सिलेंडर में पास होती हैं और आपको इमेज बनती हुई नजर आती है। ठीक है, आपको प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। दो किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM सैम कहा जाता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, वैसे स्कोप बोल लो स्कोपी बोल लो एक ही बात है, टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आप इन दोनों को रीड कर लीजिएगा। अब क्या करना है, हम इस पर आ जाते हैं मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पे। अब आपको पता है कि जो आप स्लाइड पे देखते हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर आपने स्लाइड पे एक सेल रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, तो वो तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और जो आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा होता है, क्योंकि स्लाइड पे तो आपको नजर नहीं आएगा ना, लेकिन आपको जो अपनी आंखों से नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, वो इमेज होती है। उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इमेज होती है जो नजर आती है। माइक्रोस्कोप्स के अंदर लेंसेज होते हैं। ठीक है, ये लेंसेज आपके कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं होते, ये दूसरे लेंसेज होते हैं। ठीक है, ग्लास के बने हुए लेंसेज होते हैं। ठीक है, फिर होता ये है कि ये मैग्निफिकेशन, यानी कि एक होती है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक होती है आपकी हाइट ऑफ इमेज। यानी कि एक होता है आपका साइज ऑफ इमेज, एक होती है आपकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, यानी कि अगर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट SO का मतलब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ इमेज, सॉरी, साइज ऑफ इमेज पहले आएगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, साइज ऑफ इमेज का अगर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ रेशो निकालेंगे, या अगर आप हाइट ऑफ इमेज, एक ही बात है, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, H फॉर हाइट, और यहाँ पे I फॉर इमेज, H फॉर हाइट, यानी कि इमेज की कितनी हाइट है और ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, और इसमें इमेज का कितना साइज है और ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसका जब हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि कितनी चीज साफ नजर आ रही है, कितनी चीज आपको क्लियरली विजिबल है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो पहले आपको सेल ब्लर नजर आना होता है। ब्लर ब्लर का मतलब होता है धुंधला नजर आ रहा होता है, क्लियर नहीं नजर आ रहा होता। फिर आप उसकी रेजोल्यूशन को एडजस्ट करते हो। फिर जब आपको वो रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपको कोई भी इमेज कितनी साफ नजर आ रही है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आता है नीचे हिस्ट्री ऑफ सेल। ये सेल की पूरी हिस्ट्री है, कैसे सेल बना, किसके साइंटिस्ट ने क्या, मतलब सेल डिस्कवर कैसे हुआ, किसके साइंटिस्ट ने क्या क्या उसके बारे में बताया, और ये सब आपके पास पूरी ये सारी हिस्ट्री है। ये आपको वैसे तो ये पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप बस आप इसे क्या कर लेना, रीड कर लेना, और इसके बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे या कम से कम 2 सालों में से पूछा जाता है। ठीक है, भी पॉसिबल इस साल बिल्कुल आ जाए। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या होता है, सेल थ्योरी ये कहती है कि ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, श्लिडन, श्वान और रडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, यानी कि सेल के बारे में कुछ बताया था। इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि सेल के बारे में एक असल में एक थ्योरी दी थी इन्होंने कि, और यही होता है, मतलब बिल्कुल ही करेक्ट है। इसमें ही लिखा हुआ है पहली लाइन में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग नहीं बात कर रहा मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ,
उन वो सब किससे मिलके बने, सेल से बने, चाहे वो यूनिसेलुलर हो यानी कि एक सेल वाला हो, या मल्टी सेलुलर हो या दो सेल वाले हो, दो या दो से ज्यादा हो, या मल्टी का मतलब बहुत सारे, ठीक है। द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल की वजह से जब आप घर बनाते हो, घर बनता है तो घर जो है वो ब्रिक्स या ब्लॉक्स की वजह से बनता है। तो अगर ब्रिक्स या ब्लॉक्स नहीं होंगे तो घर नहीं बन सकता, है ना। तो वो यूनिट है, घर का यूनिट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्रिक्स हो गए। यानी कि अगर हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। यानी कि सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी नहीं बनेगी। तो सेल, एक सेल की वजह से बहुत सारे सेल जब आपस में जमा होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, फिर इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से सेल हमारा बेसिक यूनिट फॉर्म करता है और वही फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। अब फिर नंबर 3, जो अब जाहिर सी बात है सेल्स जो है हमारी बॉडी में डेड भी हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो फिर नए सेल्स भी बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, पुराने जो सेल्स होते हैं वो नए सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पुराने जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नए सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। पुराने सेल्स की वजह से नए सेल्स आते हैं, ठीक है। पुराने सेल्स की वजह से नए सेल्स आते हैं, नए सेल्स पुराने सेल्स की वजह से बनते हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट में ये कहा गया है कि द सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल व्हिच पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। मैंने आपको बताया है था पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अगर आपको जेनेटिक्स याद है तो जेनेटिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये वाला, इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल कह लो, ये जेनेटिक मटेरियल कह लो, एक ही बात है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है सेल के, और ये जब नए सेल्स बनते हैं तो ये इन फॉर सपोज ये एक सेल है, इस सेल की वजह से दो अलग सेल बन गए, ठीक है। ये दो अलग अलग सेल बन गए फॉर सपोज। तो इन दोनों सेल में भी अपना अपना न्यूक्लियस होगा, और ये जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल था ये इसमें चला गया और इस दूसरे वाले में भी चला गया। यानी कि ये हर सेल के अंदर जब सेल डिवाइड होता है तो ये सेल का जेनेटिक मटेरियल आगे हर सेल में पास ऑन होता रहता है, ठीक है। और जब जो है वो न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, यानी कि जब नस्लें आगे बढ़ती हैं तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन कर दिया जाता है, यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो पास हो जाता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। जब नए सेल्स बनते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल पास हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं उन न्यू सेल्स के अंदर। पास का मतलब ट्रांसफर हो जाना, जेनरेशन टू जेनरेशन ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल में। सब सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब ये है कि ए, जहां पे भी आप वर्ड देखो कहीं पे ए किसी मेडिकल टर्म के साथ या बायोलॉजिकल टर्म के साथ ऐड हुआ है तो इसका मतलब इसमें इस चीज की एब्सेंटिज्म है, इसमें वो चीज नहीं है, एब्सेंट है। ए सेलुलर का मतलब ये है कि इसमें वो चीज एब्सेंट है, और सब सेलुलर का मतलब ये है कि सेल के कुछ पार्टिकल्स हैं, यानी कि सेल के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। कौन से होते हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि जो सेल का स्ट्रक्चर नहीं भी रखते, यानी कि जो सेल का स्ट्रक्चर नहीं भी रखते, यानी कि जो सेल का स्ट्रक्चर नहीं भी रखते, और इसके अलावा इनमें सेल के कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि कुछ पार्ट सेल के मौजूद होते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि वो सेल वो ऑर्गेनिज्म जो सेल का स्ट्रक्चर नहीं रखते, और वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें अगर हम ए सेलुलर स्ट्रक्चर की भी बात करें तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब उनमें सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, सेल के कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जिसके पास सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल का
सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेल के पार्ट्स होते हैं जो कि इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे वायरस और प्रायॉन्स, वायरॉइड्स, ये मैंने आपको पुराने चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनमें ना सेल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स में पाया जाता है जब भी इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई किया जाता है। और इसके अलावा ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि ये सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं और सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ए सेलुलर का मतलब ये हुआ कि ये इनमें सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, ना वायरसेस में होता है, ना प्रियॉन्स में होता है, ना वायरॉइड्स में होता है, लेकिन इनमें सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिनकी वजह से इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पुराने चैप्टर में बताया था और ये मैंने आपको और बता दिया। ठीक है, फिर सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये लाइन आपको पढ़ने के बाद भी समझ आ रही है कि हर टिश्यूज और ऑर्गन और हर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो किससे मिलके बनता है, सेल से मिलके बनता है। बाकी ये पूरा पैराग्राफ आपके सिर्फ पढ़ने का है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सेल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड कंटेन्ड विद द डीएनए। याद है आपको डीएनए क्या होता है? डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अगर जेनेटिक मटेरियल को एक नाम दें तो जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या होगा? डीएनए। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग होती है ना, डीएनए टेस्टिंग का सबको पता है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन क्या फॉर्म करती है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जब न्यू सेल्स बनते हैं तो उसकी कुछ फॉर्मेशन में और कुछ इंफॉर्मेशन में ये नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर किसी सेल में ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो वो सेल एबनॉर्मल सेल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल सेल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर नंबर 3 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। यू का मतलब होता है ट्रूली, यू का मतलब होता है ट्रूली। यहाँ पे यूकैरियोट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है। यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? कैरियन है। और यू का मतलब होता है ट्रू, और प्रो का मतलब होता है फॉल्स। प्रो का मतलब होता है फॉल्स या फिर बिफोर। फॉल्स भी मतलब होता है इसका। फॉल्स मतलब ट्रू ना हो, जो चीज ट्रू नहीं है वो फॉल्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मैं आपको पहले बता देता हूँ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या? आपको कोई इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का आउटर स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपको सिर्फ ये अगर आप देख रहे हो तो ये डीएनए नजर आ रहा है, ये आपको ये डीएनए नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म भी होता है। ठीक है, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आता, तो इसका मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह का ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो तमामतर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं वो? प्रोकैरियोट्स। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। सही है, बहुत आसान सी डेफिनेशन थी, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया हुआ है।
अब ये कंपैरिजन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये वाले, ये जो पहला कॉलम है इसमें ये बता रहा है कि ये सेल के सारे स्ट्रक्चर्स इसमें मौजूद हैं। यानी कि सेल का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये सेल होता है, यानी कि सेल का एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये सेल के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, और फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वाहिद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं बस, और कोई नहीं होता। मैंने आपको किंगडम मुनेरा में बताया था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उसके अलावा जितने भी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल्स, ये सब तमाम के तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बाकी किंगडम मुनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ आ गई सबको? आसान था ये। फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि आपने इसको पढ़ना कैसे। जैसे फॉर सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन लिखा है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती, और मेम्ब्रेन बाउंडेड लिखा है तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते। क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो है, जब जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल इस तरह से धागे की स्ट्रक्चर में होता है, धागा जैसा होता है ना, एक दूसरे से पूरा लिपटा हुआ, पूरा इस तरह से धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब ये सेपरेट हो जाते हैं ना, सारे स्ट्रक्चर को जब सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि किसी वजह से अगर ये सेपरेट हो जाए, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जो इस तरह से गुच्छा बना हुआ है, ये इस तरह से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ये जो आपको अलग अलग स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, धागे जैसे अलग अलग हो गए, टूट गए, तो ये अब कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं ये? क्रोमोसोम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 होते हैं, और यहाँ पे ट्रू भी होते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इस तरह आपने हर जो है वो उसको पढ़ना है, हर पार्ट को इस तरह से पढ़ना है। फिर आता है, मैं आपको ये बता दें, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन, यानी कि सेल के पार्ट्स। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है सेल के पार्ट्स, सेल के स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा हुआ है एब्सेंट, तो मतलब एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर का मतलब होता है बहुत कम, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सब आपने इसी तरह एज इट इज पढ़ लेना है। ठीक है, रीड कर लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है किस तरह से पढ़ना है, हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, ये सब सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अच्छा, ये जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसका डिफरेंस है, इस पे हम अभी आते हैं। पहले हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट स्ट्रक्चर्स इट कंटेन्स। ठीक है, सेल वॉल पहला है, सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। सेल का वाहिद वो स्ट्रक्चर होता है जो नॉन लिविंग होता है। दूसरा ये कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जब अक्सर आप देखते हो कि प्लांट बहुत हार्ड होते हैं,
जो दरख्त होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो हार्ड होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? वो सेल वॉल की वजह से होते हैं। सेल वॉल आउटर लेयर होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है सेल वॉल, आउटर स्ट्रक्चर होता है। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल आपको सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, इसके यानी कि हिफाजत करती है उसकी। इसके अलावा सेल वॉल के 3 लेयर्स होती हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल से ये साफ पता लग रहा है कि मिड पे होती है, यानी कि सेल की 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3। मिडल वाली मिडिल लैमेला होती है, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है, यानी कि ये वाली लेयर है, जो अंदर वाली लेयर होती है, ये वाली बाहर वाली, ओ सॉरी इंटरनल जो होती है वो प्राइमरी लेयर होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो सेकेंडरी होती है, यानी कि बाहर वाली, ये वाली लेयर बाहर वाली सेकेंडरी होती है, ये वाली सेकेंडरी होती है। और ये प्राइमरी जो सॉरी जो ये वाली लेयर होती है मिडल, यानी कि मिड वाली लेयर मिडल लेयर होती है, ठीक है। ये सारी लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? एक पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, अगर आपको ये नजर आ रहा है ये आराम से, ठीक है। और सेल वॉल किससे मिलके बनती है? सेल वॉल किससे मिलके बनती है? यहाँ पे लिखा हुआ है, शुगर अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक केमिकल कंपाउंड का नाम है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? ये केमिकल कंपाउंड है जिससे क्या मिलके बनती है? सेल वॉल। क्या मिलके बनती है? सेल वॉल। फिर ये कैसे स्ट्रक्चर होता है? अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें ना, तो इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में होता है। सेल वॉल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में होता है। क्रिस क्रॉस सेल का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में नजर आएगा जब आप सेल के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे कैसा होता है। यहाँ पे आपको बीच में जगह खाली नजर आ रही है, ये स्क्वायर्स जो नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में भी ये स्क्वायर्स खाली नजर आएंगे, जिन्हें कहा जाता है ये वाला स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सेल के बीच में, ये सेल वॉल के जो बीच में स्ट्रक्चर खाली खाली नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये सिर्फ किस में होते हैं? ये पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। जब भी एनिमल सेल की स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। अगर हमारी सेल में भी सेल वॉल होती ना, तो हमारी स्किन जो इतनी सॉफ्ट है ना, ये नहीं होती, ये बहुत हार्ड होती। प्लांट्स होते ही इतने हार्ड हैं क्योंकि ये इनके सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की आउटर लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल है, किसकी? एनिमल सेल की। आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है सेल की, यानी कि अगर ये एक सेल है तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है क्या कहलाती है? ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। फिर सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये दिस इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। सही है। इस तरह से अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो अगर हम ये वाला पार्ट इसका, यानी कि अगर मैं इसको ये यहाँ से कट कर दूं और ये वाला पार्ट अगर मैं इसका माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से नजर आएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाला फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। यानी कि इन्होंने ये कहा कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है? अगर आपने कभी मोजाइक देखे हैं, मोजाइक वाले टाइल्स देखे हैं, मोजाइक वाले टाइल्स जिसमें इस तरह से डॉट्स होते हैं, हर जगह छोटी छोटी डॉट्स होते हैं इस तरह से। ये भी सही से नहीं बन पा रहा, लेकिन अगर आपने देखे हो टाइल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि डॉट्स होते हैं, इस तरह से टाइल्स पे डॉट्स होते हैं। तो अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको इस तरह से डॉट्स नजर आएंगे। और
ये कैसा होगा, फ्लूइड नेचर का होगा। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। क्या मतलब होता है, लिक्विड, यानी कि जो चीज पानी की तरह हो, जो चीज जिसका कोई लिक्विड नेचर हो, यानी कि जो चीज लिक्विड की तरह हो, LIQUID, लिक्विड की तरह हो, और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, मोजाइक जैसा। ये मोजाइक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ तो उस वजह से ज़रा साफ नहीं बन रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि ऐसी स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं मोजाइक जैसे, और ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मोजाइक मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहलाता है, और ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में होता है। किसी भी सेल की आप सेल मेम्ब्रेन उठा लोगे, आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये होता क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक प्रोटीन है। जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये जो डॉट्स नजर आ रहे होते हैं आपको सेल मेम्ब्रेन में, दीज आर प्रोटीन्स। क्या होते हैं ये, प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये सारे डॉट्स। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये मतलब जब डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, दीज आर ऑल प्रोटीन्स। और सेल मेम्ब्रेन की भी दो लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। जब आपको व्हाइट कलर की लेयर नजर आ रही है, ये वाली मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, ये व्हाइट कलर की लेयर नजर आ रही है, ये ये ऊपर वाली लेयर अलग है, यानी कि ये वाली लेयर अलग है, और ये नीचे वाली लेयर अलग है। ठीक है, दो लेयर्स हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम नहीं है, लेकिन ये दो लेयर्स से, यानी कि एक ही तरीके की दो लेयर्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुई हुई हैं। ठीक है, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर जो होता है, वो एक एंड जो होता है, यानी कि एक लेयर का एंड, दो एंड्स होते हैं ना, तो एक लेयर का एंड अगर आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, तो एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है और एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। फोबिक का मतलब होता है फियर, FEAR, फियर। और फिलिक का मतलब होता है लवर। ये लवर वो वाला नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये लवर का मतलब मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, फियर का मतलब डरा हुआ, लवर का मतलब जो यानी कि बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, आपने केमिकल में बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए बॉन्ड का मतलब। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियर, यानी कि वो एंड जो कि वाटर को अपने साथ नहीं रखता, जो कि वाटर से बॉन्ड बना के नहीं रहता। और हाइड्रोफिलिक का मतलब वो एंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि वाटर के साथ बॉन्ड बना के रहता है, जो कि वाटर को लव करता है एक तरह से, और ये वाटर से फियर करता है, यानी कि वाटर से डरता है, तो इस वजह से वाटर के साथ बॉन्ड बना के नहीं रहता। और ये हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो वाटर के साथ बॉन्ड बना के रहता है। सही है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक समझ आ गया आप लोगों को। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दो लेयर्स से बनता है, और इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोजाइक जैसा नजर आता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया, मोजाइक जैसा नजर आता है। और दूसरा, इसकी नेचर कैसी होती है, फ्लूइड लाइक होती है, यानी कि लिक्विड जैसी होती है। ये सेल वॉल आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि जेली लाइक होती है, फ्लूइड लाइक होती है। कंप्लीटली वाटर पानी की जैसी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह से ये देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आप ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, मोजाइक जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये आपको ऊपर नजर आ रहा है डॉट्स, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह से मोजाइक जैसा नजर आएगा। ये सारे डॉट्स जो हैं वो मोजाइक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
और ये जब पूरा स्ट्रक्चर होता है ना जेली लाइक होता है, यानी कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मोज़ाइक कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको सेल वॉल का फंक्शन बताया। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना अपने सेल के पार्ट्स को, यानी कि सिर्फ प्लांट सेल करता है प्रोटेक्ट। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इसका एक काम तो होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये अपने अंदर से, यानी कि अपने अंदर से ये कुछ सेल्स को, यानी कि अगर ये मैंने आपको सेल बना के दिखाया है, मैं थोड़ा सा डार्क में बना देता हूँ। अगर ये एक सेल है और ये आउटर लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर कोई फूड पार्टिकल है जो सेल के अंदर जाना चाह रहा है तो इसको सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होगा कि ये अपने अंदर से ये इसको पास ट्रांसफर कर देती है, ये इसका फंक्शन होता है। इसी तरह कुछ मटेरियल जो होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं सेल के लिए, उनको सेल से बाहर निकलना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? उसको ट्रांसफर कर देती है, उसको पास आउट कर देती है सेल के बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है। अब फिर आता है ये कितने तरीके के फंक्शंस ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो परफॉर्म करती है। पहला है डिफ्यूजन। पहला है डिफ्यूजन। देखो वैसे जो है वो, मैं आपको दिखा, सही है ओके। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, इट इज देयरफॉर सेट टू अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि अगर फॉर सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहां पे आपको नजर आ रहा है ये एक शुगर का एक पार्टिकल हमने यहां पे रखा, शुगर के मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल्स के अंदर होंगे। शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इस जगह पे। अब आप देख रहे हो ये एक एंड पर है, यानी कि एक कोने पर है। अब बाकी एरिया के अंदर क्या शुगर के पार्टिकल मौजूद हैं इस जार के अंदर? नहीं ना, इसमें वाटर भरा हुआ है। और वाटर के बाकी, यानी कि इस फ्लास्क के अंदर, इस ग्लास के अंदर, ये ग्लास जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये शुगर के मॉलिक्यूल इस एरिया में है, इस ग्लास के इस एरिया में मौजूद हैं। और बाकी एरिया में इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, इसके मॉलिक्यूल्स की अमाउंट यहाँ पे दूसरे एरिया में, यानी कि ग्लास के दूसरे एरिया में लो है और एक एरिया में बहुत ज्यादा है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस ये होता है कि जहां पे शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वहां से ये, जहां पे शुगर के मॉलिक्यूल्स कम है वहां पे ये सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाएं, तो इसको डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। ये आप देख रहे हो ये आहिस्ता आहिस्ता ये शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसफर होते चले जाते हैं हर जगह के अंदर, और ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि पहले इस जगह पे बहुत हाई कंसेंट्रेशन थी शुगर की, और बाकी हर जगह, यानी कि बाकी इस वाली जगह पे बहुत लो कंसंट्रेशन थी। अगर आपको ये नजर आ रहा है बाकी इस जगह पे बहुत लो कंसंट्रेशन थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, ये वाली जगह जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जगह बहुत लो कंसंट्रेशन थी यहाँ पे। और अब जो है वो शुगर के पार्टिकल्स इस हाई कंसंट्रेशन से निकल के जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी यहाँ पर आ गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो सेल मेम्ब्रेन ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस कहते हैं कि अगर सेल को, अगर हम सेल की बात छोड़ दो अभी, अगर ये पार्टिकल जो हैं, फॉर सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है, एक लेयर फॉर्म में हमने एक लेयर डाल दी यहाँ पे। ठीक है, एक लेयर डाल दी, ये आपको नजर, मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। ठीक है, ये लेयर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे अमाउंट शुगर की, मान लो ये शुगर है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं, ये जो पिंक कलर का आप समझ लो ये वाटर है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि ये क्या करेगा?
ये जो लेयर है इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। और ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये जो ऑस्मोसिस होता है ये ये पूरा डिफ्यूजन ही होता है एक तरह से। लेकिन सिर्फ क्या होता है, एक बीच में लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। मैं आपको इस तरह से यहाँ पे डायग्राम में बता देता हूँ, आपको डिफ्यूजन समझ आ गया। अगर मैं इस पूरे जार को, इसको मैं वाटर से भर दूं फॉर सपोज, ठीक है, और बीच में एक लेयर लगा दूं। यहाँ पे मैंने डाल दिए शुगर, और इस दूसरी जगह पे मैंने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि ये नंबर 2 कम पार्ट है और ये नंबर 1 नाम दे दिया मैंने ऐसे ही। नंबर 1 पार्ट के अंदर शुगर है और नंबर 2 पार्ट के अंदर जो है वो सॉल्ट है, ठीक है। ये मैंने बीच में लेयर लगाई हुई है। और अब आपको ये पता है कि शुगर की कंसंट्रेशन टैंक 1 में, यानी कि ये वाला जो टैंक है इसमें ज़्यादा है, और टैंक 2 में क्या है, शुगर के कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसी तरह टैंक 2 में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन टैंक 1 में कम है और टैंक 2 में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन टैंक 2 में ज्यादा है और शुगर की कंसंट्रेशन टैंक 1 में ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होना चाहिए, है ना, कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टैंक 2 में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन शुगर की टैंक 2 में क्या है, कम है, और सॉल्ट के मॉलिक्यूल को उधर जाना चाहिए फिर, है ना, ऐसा होना चाहिए ना डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि टैंक 1 में सॉल्ट की अमाउंट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन लेकिन हुआ ये कि जो सॉल्ट है ना वो नहीं गया, वो नहीं गया, वो पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन की वजह से। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो कि सॉल्ट नहीं गया, आप शुगर को भी अज्यूम कर सकते हो कि शुगर नहीं गई, सॉल्ट चला गया फॉर सपोज, लेकिन मैंने एग्जांपल लिए कि अभी शुगर चला गया, शुगर जो है वो दूसरे टैंक में चली गई, लेकिन सॉल्ट को इस सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन ने पास नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया। तो सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन की नेचर ऐसी होगी कि उसने शुगर को पास कर दिया, सॉल्ट को नहीं किया, ठीक है। तो हुआ ये कि जो सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन थी, जो सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन थी, ये यही करती है कि कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से पास कर देती है और कुछ मटेरियल को अपने अंदर से पास नहीं करती। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमीबल होती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेलेक्टिवली परमीबल का मतलब यही होता है कि कुछ मटेरियल को अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। फॉर सपोज, अगर ये एक बहुत हार्मफुल कंपाउंड है या ये बहुत हार्मफुल कंपाउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये सेल के अंदर जाना चाह रहा है, तो सेलेक्टिवली परमीबल जो है वो इसे रोकेगी। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिवली परमीबल है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसे रोकेगी। सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से रोकेगी। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर ही यही है कि वो सेलेक्ट करती है। सेलेक्टिवली का मतलब वो सेलेक्ट करती है कि कौन से मटेरियल वो सेल के अंदर भेजना चाह रही है और कौन से मटेरियल वो नहीं भेजना चाह रही, या कौन से मटेरियल जो है वो सेल से बाहर आना चाह रहे हैं। फॉर सपोज, वो हमेशा वेस्ट को बाहर निकालेगी ना। अगर कोई फूड मटेरियल सेल ने बनाया है अपने अंदर, तो सेल के फूड मटेरियल को थोड़ी बाहर फेंकेगी, वो सेल का वेस्ट होगा उसको फेंकेगी। तभी सेल की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कि कुछ मटेरियल्स को वो पास इन आउट करती रहती है और कुछ मटेरियल पास इन आउट नहीं होते, ठीक है। ये तो हो गया आपका
ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, फिर प्लाज्मोलिसिस देख लेते हैं, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस ये होता है कि जब आपने किसी एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लो, एग्जाम्पल ले लो, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, आइसो का मतलब होता है बैलेंस्ड, सेम। सही है। इन सारे जो फ्लास्क हैं, ग्लास है, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें सॉल्ट की, हाइपरटोनिक का मतलब है ज्यादा, तो यानी कि इसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और आइसोटोनिक में क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। ठीक है। और इसी तरह हाइपोटोनिक में बहुत कम होगी। क्या होगी? बहुत कम। इसी तरह मान लो नीचे वाले सॉल्यूशन में भी, इस वाले में भी ऐसा ही हुआ है। हाइपरटोनिक में क्योंकि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मैं मान लो मैंने सॉल्ट डाला है, आप कोई और सभी सॉल्यूट डाल सकते हो। ठीक है। तो हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि जिसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, आइसोटोनिक में बैलेंस्ड है, सेम है, यानी कि जो सेल के अंदर सॉल्यूट्स होंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन, और यानी कि अगर सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन भी उतनी ही होगी जितनी सेल के बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन है। यानी कि अगर सेल के अंदर भी तो सॉल्यूट होंगे ना, तो सेल के अंदर के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर की सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो, और सेल के बाहर जो वाटर है उसमें जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है, यानी कि जो मैंने सॉल्ट डाला है इसमें जो ये सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन दोनों क्या है? आइसोटोनिक में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल की जो इनर कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और बाहर, हाइपो का मतलब होता है कम, तो सेल के बाहर जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और इसमें सेल के इंटरनल कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। तो अब होगा क्या? जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोटोनिक में दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर है। तो जब इसमें कंसंट्रेशन बराबर है और इसमें कंसंट्रेशन बराबर है, तो ना सॉल्यूट अंदर जाएगा सेल के, और ना सॉल्यूट बाहर आएगा। ऐसा ही होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपोटोनिक में होगा, क्योंकि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर क्या होगा? सेल के अंदर कम होगा क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है, और सेल के बाहर क्या होगा? ज्यादा होगा। और क्योंकि इसमें सॉल्यूट सेल के बाहर क्या है? कम है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, सारा वाटर इसके अंदर आ जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा, यानी कि स्वॉल्वेन हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, बड़ा हुआ नजर आएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि सारा वाटर जो है वो अंदर आ जाता है, और बर्स्ट आउट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल फट भी सकता है, क्योंकि सेल के अंदर वाटर आता रहता है, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बाहर की कंसंट्रेशन से। तो इस वजह से जो वाटर होता है वो अंदर आता रहता है, कि जो हमारे सेल के अंदर जो वाटर है वो इतना बढ़ जाता है, तो फिर सेल फट भी सकता है, क्योंकि सेल के
बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा ना कि जहाँ पे कंसंट्रेशन लो है वहाँ से उठ के निकल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी और सेल के अंदर क्या थी, कम थी। तो बाहर से निकल के ये सेल के अंदर आना शुरू हो गए। जब सेल के अंदर आ गए तो सेल कैसा हो गया, बढ़ गया, सेल का स्ट्रक्चर बढ़ गया। नजर आ रहा है ना, सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये वाला था और अब ये सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि सारा वाटर अंदर आ गया है। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। सेल के अंदर भी बराबर है, सेल के बाहर भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा है और सेल के बाहर जो वाटर है वो कम है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है। जो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कम है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो जितना भी वाटर सेल के अंदर होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा सेल। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्टेट को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं इसे, प्लाज्मोलिसिस। क्या ये बात सबको समझ आई, प्लाज्मोलिसिस। इसी तरह एनिमल प्लांट्स, ये मैंने एनिमल सेल की बात करी, ये प्लांट सेल में भी सेम इसी तरह होता है। प्लांट सेल के साथ भी अगर आप ऐसे ही करोगे तो सेम इसी तरह होगा। ठीक है, अच्छा। फिर ये कुछ आपका प्रैक्टिकल है लेकिन इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। और फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह का डिफ्यूजन भी होता है, इसमें लिखा हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है which allows rapid exchange of specific substances. Particles are taken up by the carrier protein which change their shape as a result. The change in the shape causes particles to be released on the other side of the membrane. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन क्या होता है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको रब करता हूँ, अब आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा सेल का एक स्ट्रक्चर था। ये प्रोटीन्स थे, आपको याद है ना, दीज आर प्रोटीन्स, है ना, ये सारे प्रोटीन्स हैं। ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो मान लो ये वाला जो एरिया है ये सेल के बाहर है और ये वाला एरिया सेल के अंदर का है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फॉर सपोज अगर यहाँ पे कोई फूड का पार्टिकल है और इसे सेल के अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, ये फूड का पार्टिकल यहाँ पे, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से ये जो वाला प्रोटीन है ये इसको सेल के अंदर भेजेगा। अगर तो कोई डिफ्यूजन किसी प्रोटीन की वजह से हो रहा है, यानी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं या पास आउट कर रहे हैं, पास इन एंड आउट कर रहे हैं सेल के अंदर और बाहर की तरफ, अगर वो ये कर रहे हैं सेल के अंदर और बाहर की तरफ पास आउट कर रहे हैं या पास इन कर रहे हैं। अब मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर है, वेस्ट है सेल का, सेल ने उसको कंज्यूम नहीं करना, उसको बाहर फेंकना है, तो वो प्रोटीन जो है वो इसे बाहर फेंकेंगे। तो अगर कोई डिफ्यूजन, यानी कि भी डिफ्यूजन ही हुआ ना, ये भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ एक तरह से, तो अगर ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है कि अगर कोई डिफ्यूजन या कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई ऐसा पार्टिकल जो कि प्रोटीन की वजह से पास इन एंड आउट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वही मॉलिक्यूल है, ये वही प्रोटीन है, और ये आपको रास्ता नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं और ये यहाँ से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं और कुछ चीजें सेल के अंदर जा रही हैं। तो ये प्रोटीन ये काम कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ये वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के डिफ्यूजन जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जिसमें डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से, और इस प्रोटीन का एक स्पेशल नाम है, उसको कहा जाता है क्या, कैरियर प्रोटीन, कैरी करता है,
कैरी का मतलब समझते हो ना? कैरी का मतलब जैसे आप अपना बैग कैरी करते हो, स्कूल लेकर आते हो, तो इसी तरह कैरियर प्रोटीन भी इसको कैरी करता है, या तो बाहर फेंक देता है या तो सेल के अंदर ले आता है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक जगह आपने परफ्यूम छिड़का है, फॉर सपोज यहाँ पे आपने परफ्यूम छिड़का है, इस फॉर सपोज ये मान लो ये एक रूम है, ये एक रूम है, यहाँ पे आपने, आप इस कोने पे खड़े हुए हो, यहाँ पे आपने परफ्यूम छिड़का है, परफ्यूम की कंसंट्रेशन अभी इस कॉर्नर पे ज़्यादा होगी, ये वाले इस वाले कॉर्नर पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, बाकी पूरे रूम के एरिया में कम होगी, है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये परफ्यूम की स्मेल हर जगह फैल जाती है, क्योंकि परफ्यूम की कंसंट्रेशन उन जगहों पे चली जाती है जहां पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन कैसी होती है, लो होती है। क्या होती है? लो होती है। यानी कि परफ्यूम की कंसंट्रेशन जिस जगह पे लो होगी, जिस जगह पे बहुत ज्यादा लो होगी, वहां पे मॉलिक्यूल्स ऑफ द परफ्यूम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम हाई कंसंट्रेशन से किधर चले जाएंगे, लो कंसंट्रेशन पे। लेकिन क्या आपने इसमें कोई एनर्जी लगाई, या ये प्रोसेस खुद हुआ ना? लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि यहाँ पे बहुत लो कंसंट्रेशन पे था और उसको वापस हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजूँ, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं, है ना? मैं क्या लगाऊंगा? एनर्जी लगाऊंगा। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकूं, क्या वो नीचे गिर जाएगी? है ना? मुझे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ उसे फेंका, वो नीचे आ गई। लेकिन अगर मैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाऊं तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है कि जब आप किसी ऐसे पार्टिकल को जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो है, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो है, ज्यादातर क्या होता है जहां पे कंसंट्रेशन हाई होती है, फॉर सपोज इस एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ज्यादा है, और यहाँ पे कम है। अब अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे लेके जाना चाहूँ, कोई नेचुरल प्रोसेस तो ये खुद तो नहीं जाएगा ना, बल्कि प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो ये होगा कि जहाँ सेल की सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से निकलकर इस साइड पर आ जाएंगे सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं प्रोसेस को उल्टा करना चाहूँ तो ये प्रोसेस खुद से तो नहीं होगा ना, मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो एरिया की तरफ भेजूंगा तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ओके क्लास, ये वाला जहाँ तक मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है, यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको इसके पार्ट 2 में मैं आपको इसका फर्दर इसके चैप्टर की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है?